गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था विद द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में जो सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपके समझने के लिए, दैट वाज व्हाट इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली थी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। Cognizable offense is defined under section 2C and non-cognizable offense is defined under section 2L of the Code of Criminal Procedure, ठीक है। हमने देखा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, दैट इज इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। एंड इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर डू नॉट हैव द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। मतलब बेसिकली पुलिस ऑफिसर के पास पावर ही नहीं अरेस्ट करने की इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। फिर हमने समझा था कि पूरे इन्वेस्टिगेशन चैप्टर की स्टोरी क्या है। हमने उसको कहानी की तरह समझा था। पहले हमने पढ़ा सेक्शन 154, फिर 155, ठीक है। फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, अटेंडेंस वगैरह जो सेक्शन 160 एंड 161 में दिया हुआ है। फिर जो कन्फेशन है दैट इज़ अंडर सेक्शन 164, देन अंडर सेक्शन 167, ठीक है। अगर अरेस्ट किया गया है और 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम पीरियड चाहिए फॉर टू द पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 167, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सेक्शन 173 के अंदर, सेक्शन 173 के अंदर पुलिस ऑफिसर सबमिट्स चार्जशीट, जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। चार्जशीट क्या होता है? जिसमें चार्जेस लिखे होते हैं। चार्जेस मतलब क्या कि जैसे आईपीसी है, ठीक है, और आईपीसी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया एक्यूज ने, तो उस पर कौन कौन से ऑफेंसेस लगाए गए हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन अंडर द चार्जशीट, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो जब हम लोग सेक्शन 173 को एकदम डिटेल में करेंगे तब समझेंगे। अभी हम लोग ऊपर ऊपर समझ रहे हैं। तो अब एक बार चार्जशीट से आगे की भी जर्नी को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार चार्जशीट के आगे की भी जर्नी को देख लेते हैं हम लोग। तो चार्जशीट जो है वो आपकी सबमिट होती है अंडर सेक्शन 173, ठीक है। अगर पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस है, दैट इज अंडर सेक्शन 170, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस विल सबमिट अ चार्जशीट, ठीक है। दैट इज अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है आपको ये चीज़? अब हम लोग और आगे समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद की कहानी क्या होती है। तो पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट हो जाती है अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, देन द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। देन द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, दैट इज अंडर सेक्शन 191B। हमने पढ़ा था 190 के अंदर 3 क्लॉजेज हैं, A, B एंड C। A में आपका क्या था? कंप्लेंट, कि द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट। B में क्या था? द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। और C में क्या था? द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन, ठीक है। एंड ये जो आपका एनी अदर पर्सन है ना, इट इंक्लूड्स द मैजिस्ट्रेट ऑल्सो। मैजिस्ट्रेट भी जो है वो भी चाहे तो किसी और मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और बता सकते हैं कुछ ऑफेंस हुआ है, दैट इज कवर्ड अंडर एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं तब आपका शुरू होता है इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंक्वायरी शुरू होती है एंड देन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, देन मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करते हैं। एंड कीप दिस इन योर माइंड, द मोमेंट द मैजिस्ट्रेट फ्रेम्स द चार्ज द ट्रायल स्टार्ट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल स्टार्ट्स, ठीक है, ठीक है।
ये आपको क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार एक कहानी अच्छे से समझा देता हूँ। कॉग्निजेंस लेने से पहले का जितना भी फेज होता है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कवर होता है, ठीक है। एंड जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, एंड इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद जैसे ही मैजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देते हैं, चार्ज को फ्रेम कर देते हैं, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने सेक्शंस को आज ला दिया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। इफ़ इन द केस आपके पास बेयर एक्ट ना हो या फिर आप कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट ना खोल पा रहे हो वाइल रीडिंग माई लेक्चर, वाइल लिसनिंग टू माई लेक्चर, तो उसके लिए मैं आपके लिए ये सब ले आया हूँ, ठीक है। आगे समझते हैं। तो हमने क्या समझा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के साथ ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्वायरी? इंक्वायरी क्या होता है, ठीक है। फिर ट्रायल क्या होता है, ठीक है। हमने इन्वेस्टिगेशन तो समझ लिया था कि इन्वेस्टिगेशन विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। पर क्या मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। अभी हम लोग इंक्वायरी पे जाएंगे। इंक्वायरी पे जाने से पहले एक बार हम लोग कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के डिफरेंसेस को इन्यूमरेट कर देते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। इसके डिफरेंसेस को एक बार हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो हमने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी नोटिस्ड इज कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C, ठीक है, एंड द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L। फिर डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ही हमें एक चीज समझ में आ गई थी, हियर द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। एंड हियर अंडर सेक्शन 2L the police officer cannot arrest without a warrant। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ और डिफरेंसेस को अभी नोट डाउन करेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है। अब क्या सवाल, अब जो आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो कैन ही स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन? Yes, very well, he can start the investigation. But from where he derive the power of investigation? That is under section 156. क्या लिखा हुआ है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अच्छा, कौन होता है इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन? किस ऑफिसर को हम कहते हैं दैट ही इज द इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन? दैट इज द SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ही इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। इसमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। ऊपर से हमने क्या समझ लिया? that the police officer can investigate without the order from a magistrate, ठीक है। अब एक कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि ही कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस? क्या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट? नो, दैट यू कैन फाइंड अंडर सेक्शन 155 सबसेक्शन 2। हियर इट इज रिटन नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। इसका मतलब the one more difference that we have seen under section 155 subsection 2 is the police officer in a non-cognizable cannot
investigate without the order of a मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आपने किताबों में कई बार ये चीज़ पढ़ा होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट 2 साल 3 साल से ज़्यादा की होती है। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम की होती है। ये बिल्कुल गलत है, ये आपको सीआरपीसी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं दे आर मोर सिवियर इन नेचर, दे आर मोर सीरियस इन नेचर। ठीक है, सिवियर या फिर सीरियस इन नेचर, एंड द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर नॉट वेरी मच सीरियस इन नेचर। ठीक है, ये डिफरेंस आप मान सकते हैं, बट आप इसको लिख के मत आइएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में देखा जाए तो हाँ, ये कहीं ना कहीं सच है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा की होती है। ठीक है, बट ये कहीं लिखा हुआ नहीं है सीआरपीसी में। तो अगर आप इसको एक ग्राउंड बनाएंगे अपने मेंस राइटिंग में, या फिर अगर प्रीलिम्स में भी आपने ऐसा कोई ऑप्शन टिक कर दिया, तो वो गलत ही होगा। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप इन सारे डिफरेंसेस को ही दिमाग में रखें while attempting your paper। ठीक है, तो हमने क्या समझा, दे आर मोर सीरियस इन नेचर, दे आर नॉट वेरी मच सीरियस इन नेचर। तो ये एक डिफरेंस आप मान सकते हैं। अब हमने एक चीज़ क्या समझा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ना ले ले, यानी परमिशन ना ले ले। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ को और समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर की पावर है इन्वेस्टिगेशन की, दैट इज अंडर सेक्शन 156। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, दैट द पुलिस ऑफिसर इज डिराइविंग फ्रॉम सेक्शन 156। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर मजिस्ट्रेट की परमिशन मिल जाए तो क्या वहाँ पर कोई डिफरेंट प्रोसीजर है? क्या मतलब कोई डिफरेंट सेक्शन है जहाँ से पुलिस ऑफिसर विल डिराइव देयर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? नो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वंस the police officer receives an order from the magistrate to investigate a non-cognizable offense, he would also derive the power of investigation from section 156। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस ऑफिसर को एक बार ऑर्डर मिल गया कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यू कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पर भी जो पुलिस ऑफिसर की पावर होगी इन्वेस्टिगेट करने की, ही विल डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 156। ठीक है, रीड करते हैं एक बार फिर से क्या कहता है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। ठीक है, subsection 2, no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। जो आपका subsection 2 है, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेज जहाँ पर सपोज एक इन्फॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर के पास एंड द पुलिस ऑफिसर प्रिज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन टू बी ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसको लगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन है एंड ही स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ही फाउंड आउट कि नहीं, ये तो मतलब एक कॉग्निजेबल नहीं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब उसने अगर इन्वेस्टिगेशन कर दी है तो जो उसने इन्वेस्टिगेशन की थी प्रिज्यूमिंग दैट इट वॉज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको आप क्वेश्चन करेंगे कि आपने लाइक कैसे कर दिया इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, ही विल इन्वेस्टिगेट इवन दो लेटर इट वॉज फाउंड आउट दैट द ऑफेंस इज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल नेचर। क्लियर है आपको सब सेक्शन 2 भी? इनको पढ़ेंगे सेक्शन को और अच्छे से।
तो ये हमने डिफरेंसेस नोट डाउन किए ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। साथ ही साथ हमने ये समझा कि पुलिस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद का, उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है। अब हम लोग आएंगे इंक्वायरी पे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू इंक्वायरी। इंक्वायरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझने का है, ठीक है। हमारा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है। हमने क्या समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो इन्फॉर्मेशन है दैट द पुलिस रिसीव्स अंडर सेक्शन 154, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। सेक्शन 154 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब नोट FIR वहाँ पे रजिस्टर होता है। नॉन कॉग्निजेबल में सेक्शन 155 के अंदर यहाँ पे NCR होता है और यहाँ पर FIR होता है, ठीक है। पावर कहाँ पर है पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की? सेक्शन 156 के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले परमिशन इज रिक्वायर्ड ऑफ मैजिस्ट्रेट, दैट इज अंडर सेक्शन 155 सबसेक्शन 3, and once the permission was received by the police officer to investigate a non-cognizable case, then he will also derive his power from power to investigate from section 156, ठीक है। एंड जो आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157, यहाँ पर भी जो प्रोसीजर होगा इट वुड बी सेम सेक्शन 157। अब आपको अगर इसको लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो कि प्रोसीजर कैसे सेम है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप सेक्शन 157 को पढ़िए। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। हमने अभी क्या समझा था कि चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों की जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दैट द पुलिस ऑफिसर डिराइव्स फ्रॉम सेक्शन 156। तो यहाँ पर क्या बोला है, रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पर दोनों ही ऑफेंसेस के लिए पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर है दैट इज अंडर सेक्शन 156, सो दैट इज वाई द प्रोसीजर वुड ऑल्सो बी सेम, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंक्वायरी पे। मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। इंक्वायरी, अब आपको इंक्वायरी की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? दैट इज अंडर सेक्शन 2G। तो प्लीज़ एक बार सेक्शन 2G आप लोग खोल लीजिए। क्या कहते हैं सेक्शन 2G? It talks about inquiry. It says inquiry means every inquiry. It says inquiry means every inquiry. Every inquiry other than a trial. Other than a trial. ठीक है, मतलब जो आपका इंक्वायरी है it is not a part of a trial. Other than a trial conducted under this code by a magistrate or court. बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? जो आपके क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट्स थे, हमने पढ़ा था ना हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स सेक्शन 28-29, रिमेंबर, ठीक है, जिसमें मैजिस्ट्रेट की सेंटेंसिंग पावर दी गई थी। एंड यहाँ पर जो आपका ये कोर्ट है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज सिग्निफाइंग द सेशंस कोर्ट, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, ओनली दे कैन कंडक्ट द इंक्वायरी। हमने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेंगे। द एग्जीक्यूटिव मशीनरी विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड द जुडिशियल मशीनरी विल कंडक्ट द इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 2G सेज इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। हमने सेक्शन 2G को पढ़ के एक चीज़ तो समझ लिया
कि इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, दे कैन नॉट ओवरलैप। अगर मैं आपको और आसान शब्दों में समझाऊं तो ये होता है, सपोज यहाँ पर आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद आपका इंक्वायरी का टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड वंस द इंक्वायरी एंड्स, यहाँ पर क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंसेस। ठीक है, दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। बट क्या मैंने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ओवरलैप नहीं कर सकते? ये तो मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या होता है, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो अब हम लोग एक बार यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ठीक है, अच्छा ट्रायल का क्या कोई डेफिनेशन दिया हुआ है सीआरपीसी के अंदर? नो, वी हैव नो डेफिनेशन ऑफ ट्रायल अंडर एनी लॉ। ट्रायल का प्रोसीजर है। ठीक है, ट्रायल का प्रोसीजर है जो आपको दिया हुआ है अंडर सीआरपीसी, मगर ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं है। बट ट्रायल कंडक्ट कौन करता है? क्या पुलिस वाले ट्रायल कंडक्ट करते हैं? क्या आपने कोर्ट में पुलिस वाले को देखा है बैठते हुए? नहीं, ट्रायल भी जो कंडक्ट करता है इट इज़ द मैजिस्ट्रेट। तो हमने क्या पढ़ा, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट स्लैश कोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। याद है ना, एनी अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। ट्रायल कौन करता है? बाय मैजिस्ट्रेट स्लैश कोर्ट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज इट इज अदर देन ट्रायल। अदर देन ट्रायल इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and it is other than inquiry, other than inquiry। क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन का हमने ये देख लिया। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। हमने पढ़ा था ना 2H के अंदर, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, यही पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, एंड इट इज नॉट डन बाय मैजिस्ट्रेट, नॉट डन बाय मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? ये इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, इंक्वायरी वैसे होता क्या है मैं आपको एक बार आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि सपोज जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया तो पुलिस क्या सबमिट करती है? पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है टू द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो होता है वो इंक्वायरी करता क्यों है? वो इंक्वायरी करके ये पता करता है कि वेदर आई शुड प्रोसीड विद द केस और नॉट, प्रोसीड विद द केस और नॉट। हमने ये चीज़ समझा था कि द मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। अगर पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता चला है कि इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर इट वॉज सम अदर ऑफेंस, द मैजिस्ट्रेट आफ्टर पेरूजिंग द डॉक्यूमेंट कैन वेरी वेल कम टू द कंक्लूजन कि नहीं, जो आप ऑफेंसेस कह रहे हो ये ऑफेंस नहीं है। इट मे बी मर्डर, ठीक है, या फिर इट मे बी अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट है ही इज़ नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड बाय द पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट की गई है बाय द पुलिस ऑफिसर, ऐसा हो सकता है उसको पढ़ने के बाद द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन दैट यू मेड, आप और भी इन्वेस्टिगेशन करके लाइए, देन आई विल प्रोसीड विद द केस। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
अब जैसे इंक्वायरी में और क्या क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 190, याद है ना आपको, 1B के अंदर द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है आपको ये चीज़? तो अब मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करके पता क्या लगाना चाहता है? हो सकता है इंक्वायरी करते हुए मैजिस्ट्रेट को पता चला कि ही वॉज नॉट कम्पिटेंट टू ट्राई द केस। मतलब जो पूरा पर्पस होता है ना इंक्वायरी करने का, वो यही पता होता है कि मतलब यही होता है कि इस on the base of these evidences can I proceed with the case, maybe the magistrate can come to the conclusion he is not competent to try the case। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको याद होगा, सेक्शन 322, सेक्शन 323 एंड सेक्शन 325, जहाँ पर क्या होता है, अगर मैजिस्ट्रेट खुद को कम्पिटेंट नहीं पाता है केस को ट्राई करने के लिए तो ही कैन सबमिट इट टू द CJM अंडर सेक्शन 325। ठीक है, मगर सॉरी, सेक्शन 325 के अंदर क्या था, अगर वो सिवियर पनिशमेंट ना दे पाए, ट्राई तो कर सकता है लेकिन सिवियर पनिशमेंट ना दे पाए तो ही कैन सबमिट इट टू द CJM। ठीक है, सेक्शन 322 बात करता है अगर वो ट्राई ही नहीं कर सकता, अगर वो उस ऑफेंस का ट्रायल ही नहीं कर सकता तो वहाँ पर क्या होगा, ही विल अगेन सबमिट इट टू CJM। अगर CJM भी ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते तो अंडर 323 ही कैन कमिट इट फॉर ट्रायल। कमिटल का मतलब क्या होता है? कमिटल का मतलब होता है कि द मैटर विल बी गिवन टू द सेशंस कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट्स सेशंस कोर्ट। क्लियर आपको यहाँ तक? तो इंक्वायरी का पर्पस आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ठीक है, ट्रायल भी कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करते हैं या फिर कोर्ट करते हैं, इट इज़ अदर देन इंक्वायरी। अच्छा, ट्रायल का पर्पस क्या होता है? हमने इंक्वायरी का तो पर्पस समझ लिया, ट्रायल का पर्पस होता है डिसाइडिंग गिल्ट और इनोसेंस of accused based on the evidences। ठीक है, एविडेंसेस के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो एक्यूज्ड है, जिसका ट्रायल चल रहा है, वेदर ही इज़ गिल्टी और इनोसेंट। अगर वो इनोसेंट होता है तो उसका एक्विटल हो जाता है। ठीक है, एंड इफ ही वॉज फाउंड गिल्टी तो उसको कन्विक्ट पाया जाता है एंड सेंटेंस हियरिंग होता है। सेंटेंस हियरिंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ट्रायल जब ख़त्म होता है तो मैजिस्ट्रेट अपना जजमेंट देते हैं। जजमेंट में वो ये बताते हैं कि द एक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन पे मैजिस्ट्रेट सेंटेंस हियरिंग करते हैं। सेंटेंस हियरिंग मतलब यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि वो गिल्टी है कि इनोसेंट है। ठीक है, मगर अब ये बताएंगे कि उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। पनिशमेंट अलग हियरिंग में होता है, अलग हियरिंग में बताया जाता है। ठीक है, जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं ना कि बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर दिखाता है ये चीज़ कि लाइक जज ने अपना जजमेंट सुनाया और वहीं पे कह दिया इसको तो फांसी होगी। वैसा नहीं होता है, जजमेंट सुनाने के बाद सेंटेंस हियरिंग होती है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी क्रिमिनल लॉ की नॉलेज जो आपने मूवीज़ से डिराइव की है उसको मूवीज़ में ही छोड़ आइए। CRPC इज़ मतलब कंपैरेटिवली मच डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन द मूवीज़। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, डिफरेंसेस क्लियर हो गए बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। सेक्शन 2G जिसमें इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई थी, ये आपको क्लियर हो गई। हमने ये पढ़ा कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं from where they derive their power of investigation, that is in the section 156, and under section 157 the procedure of investigation is provided। ठीक है, हमने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के भी डिफरेंसेस को अच्छे से नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपके कोई भी डाउट हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो देन दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपकी जर्नी को आसान करने के लिए बेसिकली। सो अगेन थैंक यू सो मच।